दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी की आवाज़ में महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के तीसरे भाग का 13वां एपिसोड। तूफान की आगाही। कुटुंब के साथ यह मेरी पहली समुद्री यात्रा थी। मैंने कितनी ही बार लिखा है कि हिंदू समाज में ब्याह बचपन में होने के कारण और मध्य श्रेणी के लोगों में पति के प्रायः साक्षर और पत्नी के प्रायः निरक्षर होने के कारण पति पत्नी के जीवन में अंतर रहता है और पति को पत्नी का शिक्षक बनना पड़ता है। मुझे अपनी धर्म पत्नी और बालकों की वेशभूषा, खाने पीने की और बोलचाल की संभाल रखनी होती थी। मुझे रीति रिवाज सिखाने होते थे। उन दिनों की कितनी ही बातों को याद मुझे आज भी हंसाती है। हिंदू पति परायणता में अपने धर्म की पराकाष्ठा मानती है। हिंदू पति अपने को पत्नी को ईश्वर मानता है, इसलिए पत्नी को पति जैसा नचाए वैसा नाचना होता है। जिस समय की बात लिख रहा हूँ उस समय मैं मानता था कि सभ्य माने जाने के लिए हमारा बाहरी आचार व्यवहार यथासंभव यूरोपियन से मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा करने से ही लोगों पर प्रभाव पड़ता है और बिना प्रभाव पड़े देश सेवा नहीं हो सकती। इस कारण पत्नी की और बच्चों की वेशभूषा मैंने ही पसंद की। स्त्री बच्चों का परिचय काठियावाड़ी बनियों के रूप में कराना मुझे कैसे अच्छा लगता। भारतीयों में पारसी अधिक से अधिक सुधरे हुए माने जाते थे, अतएव जहाँ यूरोपियन पोशाक का अनुकरण करना अनुचित प्रतीत हुआ वहाँ पारसी यूरोपियन पोशाक अपनाई। पत्नी साड़ियाँ पारसी बहनों के रंग की खरीदी, बच्चों के लिए पारसी कोट पतलून खरीदे, सबके लिए बूट और मुझे तो ज़रूरी थे ही। पत्नी और बच्चों को दोनों चीज़ें कई महीने तक पसंद नहीं पड़ी। जूते काटते, मुझे बदबू करते, पैर सूज जाते, लेकिन इन सारी अड़चनों के जवाब मेरे पास तैयार थे। उत्तर की योग्यता की अपेक्षा आज्ञा का बल तो अधिक था ही, इसलिए पत्नी और बालकों ने पोशाक के फेरफार को लाचारी से स्वीकार कर लिया। उतनी ही लाचारी और उससे भी अधिक अरुचि से खाने में उन्होंने छुरी कांटे का उपयोग शुरू किया। बाद में जब मेरा मोह दूर हुआ तो उन्होंने छुरी कांटे का उपयोग शुरू किया। बाद में जब मेरा मोह दूर हुआ तो उन्होंने फिर से बूट, मोजे, छुरी इत्यादि का त्याग किया। शुरू में जिस तरह से ये परिवर्तन दुखदायक थे, उसी तरह आदत पड़ने के बाद उनका त्याग भी कष्टप्रद था। पर आज तो मैं देखता हूँ कि हम सब सुधारों के कैंचुल उतार कर हल्के हो गए हैं। इसी स्टीमर में दूसरे कुछ रिश्तेदार और जान पहचान वाले भी थे। मैं उनसे और डेक के दूसरे यात्रियों से भी खूब मिलता जुलता था, क्योंकि स्टीमर मेरे मुवक्किल और मित्र का था, इसलिए घर सा लगता था और मैं हर जगह आज़ादी से घूम फिर सकता था। स्टीमर दूसरे बंदरगाह पर ठहरे बिना सीधा नेटाल पहुंचने वाला था। इसके लिए केवल 18 दिन की यात्रा थी। हमारे पहुंचने में 3-4 दिन बाकी थे कि इतने में समुद्र में भारी तूफान उठा, मानो वह हमारे पहुंचते ही उठने वाले तूफान की हमें चेतावनी दे रहा हो। इस दक्षिणी प्रदेश में दिसंबर का महीना गर्मी और वर्षा का महीना होता है, इसलिए दक्षिणी समुद्र में इन दिनों छोटे मोटे तूफान तो उठते ही रहते हैं, लेकिन यह तूफान इतने ज़ोर का था और इतनी देर तक रहा कि यात्री घबरा उठे। यह दृश्य भव्य था। दुख में सब एक हो गए, सारे भेदभाव भूल गए, ईश्वर को हृदय पूर्वक याद करने लगे। हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर भगवान का स्मरण करने लगे। कुछ लोगों ने मनौतियाँ मांगी। कप्तान भी यात्रियों से मिला जुला और सबको आश्वासन देते हुए बोला, यद्यपि यह तूफान बहुत जोर का माना जा सकता है, तो भी इससे कहीं ज़्यादा जोर के तूफानों का मैंने स्वयं अनुभव किया है। स्टीमर मजबूत हो तो वह अचानक डूबता नहीं। इस प्रकार उसने यात्रियों को बहुत कुछ समझाया, पर इससे उन्हें तसल्ली ना हुई। स्टीमर में आवाज़ें ऐसी होती थी मानो अभी कहीं से टूट जाएगा, अभी कहीं छेद हो जाएगा।
जब वह हिचकोले खाता तो ऐसा लगता मानो अभी उलट जाएगा। डेक पर तो कोई रह ही नहीं सकता था। सबके मुंह से एक ही बात सुनाई पड़ती थी, भगवान जैसा रखे वैसा रहना होगा। जहाँ तक मुझे याद है इस चिंता में 24 घंटे बीते होंगे। आखिर बादल भी ने दर्शन दिए। कप्तान ने कहा, तूफान चला गया है। लोगों के चेहरों पर से चिंता दूर हुई और उसके साथ ईश्वर भी लुप्त हो गया। लोग मौत का डर भूल गए और तत्काल ही गाना बजाना, खाना पीना शुरू हो गया। माया का आवरण फिर छा गया। लोग नमाज पढ़ने और भजन भी गाते, पर तूफान के समय उनमें जो गंभीरता दिख पड़ी वह चली गई थी। पर इस तूफान ने मुझे यात्रियों के साथ ओत-प्रोत कर दिया था। कहा जा सकता है कि मुझे तूफान का डर न था, अथवा कम से कम था। लगभग ऐसे ही तूफान का अनुभव मैं पहले कर चुका था। मुझे न समुद्र लगता था न चक्कर आते थे, इसलिए मैं यात्रियों में निर्भय होकर घूम सकता था, उन्हें हिम्मत बंधा सकता था और कप्तान की भविष्यवाणियाँ उन्हें सुनाता रहता था। यह स्नेह गांठ मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। हमने 18 या 19 दिसंबर को डरबन में लंगर डाला। नादरी भी उसी दिन पहुंचा, पर वास्तविक तूफान का अनुभव तो अभी होना बाकी था। तूफान 18 दिसंबर के आसपास दोनों स्टीमरों ने लंगर डाले। दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाहों में यात्रियों के स्वास्थ्य की पूरी जांच की जाती है। यदि रास्ते में किसी को कोई छूत वाली बीमारी हुई हो तो स्टीमर को सूतक में क्वारंटीन में रखा जाता है। हमारे बम्बई छोड़ते समय वहाँ प्लेग की शिकायत थी, इसलिए हमें इस बात का डर जरूर था कि सूतक की कुछ बाधा होगी। बंदरगाह में लंगर डालने के बाद स्टीमर को सबसे पहले पीला झंडा फहराना होता है। डॉक्टरों की जांच के बाद डॉक्टर के मुक्ति देने पर पीला झंडा उतरता है और फिर यात्रियों के रिश्तेदार आदि को स्टीमर पर आने की इजाज़त मिलती है। तदनुसार हमारे स्टीमर पर भी पीला झंडा फहरा रहा था। डॉक्टर आए, जांच करके उन्होंने 5 दिन का सूतक घोषित किया, क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि प्लेग के कीटाणु 23 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि मुंबई छोड़ने के बाद 23 दिन की अवधि पूरी होने तक स्टीमरों को सूतक में रखा जाए। पर इस सूतक की आज्ञा का हेतु केवल स्वास्थ्य रक्षा न था। डरबन के गोरे नागरिक हमें उल्टे पैरों लौटा देने का जो आंदोलन कर रहे थे, वह भी इस आज्ञा के मूल में एक कारण था। दादा अब्दुल्ला की तरफ से हमें शहर में चल रहे इस आंदोलन की खबरें मिलती रहती थी। गोरे लोग एक के बाद दूसरी विराट सभाएं कर रहे थे। दादा अब्दुल्ला के नाम धमकियां भेजते थे, उन्हें लालच भी देते थे। अगर दादा अब्दुल्ला दोनों स्टीमरों को वापस ले जाएं तो गोरे नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार थे। दादा अब्दुल्ला किसी भी धमकी से डरने वाले न थे। इस समय वहाँ सेठ अब्दुल करीम हाजी आदम दुकान पर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़े, वह स्टीमरों को बंदरगाह पर लाएंगे और यात्रियों को उतारेंगे। मेरे नाम उनके विस्तृत पत्र बराबर आते रहते थे। सौभाग्य से इस समय स्वर्गीय मनसुख लाल हीरालाल नाजर मुझसे मिलने के लिए डरबन आ पहुँचे थे। वह होशियार और बहादुर आदमी थे। उन्होंने हिंदुस्तानी कौम को नेक सलाह दी। मिस्टर लाटन वकील थे, वह वैसे ही बहादुर थे। उन्होंने गोरों की करतूतों की निंदा की और इस अवसर पर कौम को जो सलाह दी वह सिर्फ वकील के नाते, पैसे लेकर नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र के नाते दी। इस प्रकार डरबन में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। एक और मुट्ठी भर गरीब हिंदुस्तानी और उनके इन्हें गिने अंग्रेज मित्र थे। दूसरी ओर धन बल, बाहुबल, विद्या बल और संख्या बल में भरे पूरे अंग्रेज थे। इन बलवान प्रतिपक्षियों को राज्य का बल भी प्राप्त हो गया था, क्योंकि नेटाल की सरकार ने खुल्ला उनकी मदद की थी। मिस्टर हैरी स्कम्प ने, जो मंत्रिमंडल में थे और उसके कर्ता धर्ता थे, इन गोरों की सभाओं में प्रकट रूप से हिस्सा लिया। मतलब यह है कि हमारा सूतक केवल स्वास्थ्य रक्षा के नियमों के ही कारण न था, उसका हेतु किसी भी तरह एजेंट को अथवा यात्रियों को दबाकर हमें वापस भेजना था। एजेंट को तो धमकी मिल ही रही थी। अब हमारे नाम भी धमकियाँ आने लगी। अगर तुम वापस न गए तो तुम्हें समुद्र में डुबो दिया जाएगा। लौट जाओगे तो लौटने का भाड़ा भी शायद तुम्हें मिल जाए। मैं यात्रियों के बीच खूब घूमा फिरा, उन्हें धीरज बधाया।
नादरी के यात्रियों को भी धीरज से काम लेने के संदेश भेजे। यात्री शांत रहे और उन्होंने हिम्मत का परिचय दिया। यात्रियों के मनोरंजन के लिए स्टीमर पर खेलों का प्रबंध किया गया था। बड़े दिन का त्यौहार आया। कप्तान ने उस दिन पहले दर्जे के यात्रियों को भोज दिया। यात्रियों में मुख्यतः मैं और मेरे परिवार के लोग ही थे। भोजन के बाद भाषण करने की प्रथा तो थी ही। मैंने पश्चिमी सभ्यता पर भाषण किया। मैं जानता था कि यह अवसर गंभीर भाषण का नहीं होता, पर मैं दूसरा कोई भाषण दे ही नहीं सकता था। मैं आनंद में सम्मिलित हुआ था, पर मेरा दिल तो डरबन में चल रही लड़ाई में ही लगा हुआ था, क्योंकि इस हमले में मध्य बिंदु मैं था। मुझ पर 2 आरोप थे। मैंने हिंदुस्तान में नेटालवासी गोरों की अनुचित निंदा की थी। मैं नेटाल को हिंदुस्तानियों से भर देना चाहता था और इसलिए खासकर नेटाल में बसाने के लिए हिंदुस्तानियों को कुरलैंड और नादरी में भर लाया था। मुझे अपनी जिम्मेदारी का ख्याल था। मेरे कारण दादा अब्दुल्ला भारी नुकसान में पड़ गए थे। यात्रियों के प्राण संकट में थे और अपने परिवार को साथ लाकर मैंने उसे भी दुख में डाल दिया था, पर मैं स्वयं बिल्कुल निर्दोष था। मैंने किसी को नेटाल आने के लिए ललचाया नहीं था। नादरी के यात्रियों को मैं पहचानता भी न था। कुरलैंड में अपने 2-3 रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी के सैकड़ों यात्रियों के नाम धाम तक मैं जानता न था। मैंने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के विषय में ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा जो मैं नेटाल में कह ना चुका था, और जो कुछ मैंने कहा था उसके लिए मेरे पास काफ़ी प्रमाण थे। अतएव नेटाल के अंग्रेज़ों में जिस सभ्यता की उपज थी, जिसके वे प्रतिनिधि और हिमायती थे, उस सभ्यता के प्रति मेरे मन में खेद उत्पन्न हुआ। मैं उसका विचार करता रहता था। इसलिए इस छोटी सी सभा के सामने मैंने अपने वही विचार रखे और श्रोता वर्ग ने उन्हें सहन कर लिया। जिस भाव से मैंने उन्हें रखा, कप्तान आदि ने उसे भाव में उन्हें ग्रहण किया। उन विचारों से उनके जीवन में कोई फेरफार हुआ या नहीं सो मैं नहीं जानता, पर इस भाषण के बाद कप्तान और दूसरे अधिकारियों के साथ पश्चिमी सभ्यता के विषय में मेरी बहुत बातें हुईं। मैंने पश्चिम की सभ्यता को प्रधानतः हिंसक बताया और पूर्व की सभ्यता को अहिंसक। प्रश्नकर्ताओं ने मेरे सिद्धांत मुझी पर लागू किए। बहुत करके कप्तान ने पूछा, गोरे जैसी धमकी दे रहे हैं, उसी के अनुसार वह आपको चोट पहुंचाएं तो आप अहिंसा के अपने सिद्धांत पर किस प्रकार अमल करेंगे? मैंने जवाब दिया, मुझे आशा है कि उन्हें माफ़ कर देने की और उन पर मुकदमा न चलाने की हिम्मत और बुद्धि ईश्वर मुझे देगा। आज भी मुझे उन पर रोष नहीं है। उनके अज्ञान, उनकी संकुचित दृष्टि के लिए मुझे खेद होता है। मैं समझता हूँ कि वह जो कह रहे हैं और कर रहे हैं वह उचित है, ऐसा वह शुद्ध भाव से मानते हैं। अतएव मेरे लिए रोष का कोई कारण नहीं है। पूछने वाला हंसा। शायद मेरी बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। इस प्रकार हमारे दिन बीतते और लंबे होते गए। सूतक समाप्त करने की अवधि अंत तक निश्चित नहीं हुई। इस विभाग के अधिकारी से पूछने पर वह कहता, यह मेरी शक्ति से बाहर की बात है। सरकार मुझे आदेश दे तो मैं आप लोगों को उतरने की इजाज़त दे दूँ। अंत में यात्रियों को और मुझे अल्टीमेटम मिले। दोनों को धमकी दी गई कि तुम्हारी जान खतरे में है। दोनों ने नेटाल के बंदरगाह पर उतरने के अपने अधिकार के विषयों में लिखा और अपना यह निश्चय घोषित किया कि कैसा भी संकट क्यों ना हो, हम अपने इस अधिकार पर डटे रहेंगे। आखिर 23वें दिन अर्थात 13 जनवरी 1897 के दिन स्टीमरों को मुक्ति मिली और यात्रियों को उतरने का आदेश मिला। कसौटी। जहाज धक्के पर लगा, यात्री उतरे, पर मेरे बारे में मिस्टर स्कम ने कप्तान से कहलवाया था, गांधी को और उनके परिवार को शाम के समय उतारिएगा। उनके विरुद्ध गोरे बहुत उत्तेजित हो गए हैं और उनके प्राण संकट में हैं। सुपरिंटेंडेंट मिस्टर टेटम उन्हें शाम को अपने साथ ले जाएंगे। कप्तान ने मुझे इस संदेश की खबर दी। मैंने तदनुसार चलना स्वीकार किया, लेकिन इस संदेश को मिले आधा घंटा भी न हुआ था कि इतने में मिस्टर लाटन आए और कप्तान से मिलकर बोले, यदि मिस्टर गांधी मेरे साथ चलें तो मैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले जाना चाहता हूं। स्टीमर के एजेंट के वकील के नाते मैं आपसे कहता हूं कि मिस्टर गांधी के बारे में जो संदेश आपको मिला है उसके बंधन से आप मुक्त हैं। इस प्रकार कप्तान से बातचीत करके वे मेरे पास आए और मुझसे कुछ इस मतलब की बातें कहीं। आपको जीवन का डर ना हो तो मैं चाहता हूं कि श्रीमती गांधी और बच्चे गाड़ी में रुस्तम जी सेठ के घर जाएं और आप तथा मैं आम रास्ते से पैदल चलें। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप अंधेरा होने पर चुपचाप शहर में दाखिल हों। मेरा ख्याल है कि आपका बाल भी बांका ना होगा।
अब तो सब कुछ शांत है, गोरे सब तितर बितर हो गए हैं। पर कुछ भी क्यों ना हो, मेरी राय है कि आपको छिपे तौर पर शहर में कभी ना जाना चाहिए। मैं सहमत हो गया। मेरी धर्मपत्नी और बच्चे गाड़ी में बैठकर रुस्तम जी सेठ के घर सही सलामत पहुंच गए। कप्तान की अनुमति लेकर मैं मिस्टर लाटन के साथ उतरा। रुस्तम जी सेठ का घर वहां से लगभग 2 मील दूर था। जैसे ही हम जहाज से उतरे, कुछ लड़कों ने मुझे पहचान लिया और वह गांधी गांधी चिल्लाने लगे। तुरंत ही कुछ लोग इकट्ठा हो गए और चिल्लाहट बढ़ गई। मिस्टर लाटन ने देखा कि भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने रिक्शा मंगवाया। मुझे उसमें बैठना कभी अच्छा ना लगता था। उस पर सवार होने का मुझे यह पहला ही अनुभव होने जा रहा था। पर लड़के क्यों बैठने देते? उन्होंने रिक्शे वाले को धमकाया और वह भाग खड़ा हुआ। हम आगे बढ़े, भीड़ भी बढ़ती ही खासी भीड़ जमा हो गई। सबसे पहले तो भीड़ वालों ने मुझे मिस्टर लाटन से अलग कर दिया। फिर मुझ पर कंकरों और सड़े अंडों की वर्षा शुरू की। किसी ने मेरी पगड़ी उछाल कर फेंक दी। फिर लातें शुरू हुई। मुझे गस आ गया। मैंने पास के घर की जाली पकड़ ली और दम लिया। वहाँ खड़ा रहना तो संभव ही ना था। तमाचे पड़ने लगे। इतने में पुलिस अधिकारी की स्त्री, जो मुझे पहचानती थी, उस रास्ते से गुजरी। मुझे देखती वह मेरी बगल में आकर खड़ी हो गई और धूप के न रहते भी उसने अपनी छतरी खोल ली। इससे भीड़ कुछ नरम पड़ी। अब मुझ पर प्रहार करने हो तो मिसेज एलेक्जेंडर को बचाकर ही किए जा सकते थे। इस बीच मुझ पर मार पड़ते देखकर कोई हिंदुस्तानी नौजवान पुलिस थाने पर दौड़ गया। सुपरिंटेंडेंट एलेक्जेंडर ने एक टुकड़ी मुझे घेर कर बचा लेने के लिए भेजी। वह समय पर पहुंची। मेरा रास्ता पुलिस थाने के पास ही होकर जाता था। सुपरिंटेंडेंट ने मुझे थाने में आश्रय लेने की सलाह दी। मैंने इनकार किया और कहा, जब लोगों को अपनी भूल मालूम हो जाएगी वह शांत हो जाएंगे। मुझे उनकी न्याय बुद्धि पर विश्वास है। पुलिस के दस्ते के साथ मैं सही सलामत पारसी रुस्तम जी के घर पहुंचा। मेरी पीठ पर छिपी मार पड़ी थी। एक जगह थोड़ा खून निकल आया था। स्टीमर के डॉक्टर दादा भरजोर वहीं मौजूद थे। उन्होंने मेरी अच्छी सेवा शुश्रूषा की। यूँ भीतर शांति थी, पर बाहर गोरों ने घर को घेर लिया था। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चला था। बाहर लोग तीखी आवाज़ में शोर कर रहे थे और गांधी को हमें सौंपने की पुकार मचा रहे थे। परिस्थिति का ख्याल करके सुपरिंटेंडेंट वहां पहुंच गए थे और भीड़ को धमकी से नहीं बल्कि उसका मन बहलाकर वश में कर रखे थे। फिर भी वह निश्चिंत तो नहीं थे। उन्होंने मुझे इस आशय का संदेश भेजा, यदि आप अपने मित्र के मकान, माल, असबाब और अपने बाल बच्चों को बचाना चाहते हो तो जिस तरह मैं कहूँ उस तरह आपको इस घर से छिपे तौर पर निकल जाना चाहिए। एक ही दिन में मुझे एक दूसरे के विरुद्ध 2 काम करने का प्रसंग आया। जब प्राणों का भय केवल काल्पनिक प्रतीत होता था, तब मिस्टर लाटन ने मुझे प्रकट रूप से बाहर निकलने की सलाह दी थी और मैंने उसे मान लिया। जब संकट प्रत्यक्ष मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, तब दूसरे मित्र ने इससे उल्टी सलाह दी और मैंने उसे भी मान लिया। कौन कह सकता है कि मैं अपने प्राणों के संकट से डरा, या मित्र के जान माल के जोखिम से, अथवा अपने परिवार की प्राणहानि से, या तीनों से? कौन निश्चय पूर्वक कह सकता है कि मेरा स्टीमर से हिम्मत दिखाकर उतरना और बाद में संकट के प्रत्यक्ष सामने आने पर छिपकर भाग निकलना उचित था? पर घटित घटनाओं के बारे में इस तरह की चर्चा ही व्यर्थ है। सो कुछ भी हो, भागने के काम में उलझ जाने से मैं अपनी चोटों को भूल गया। मैंने हिंदुस्तानी सिपाही की वर्दी पहनी। कभी सिर पर मार पड़े तो उससे बचाने के लिए माथे पर पीतल की एक तस्तरी रखी और ऊपर से मद्रासी तर्ज का बड़ा साफा बांधा। साथ में खुफिया पुलिस के 2 जवान थे। उनमें से एक ने हिंदुस्तानी व्यापारी की पोशाक पहनी और अपना चेहरा हिंदुस्तानी की तरह रंग लिया। दूसरे ने क्या पहना सो मैं भूल गया हूँ। हम बगल की गली में होकर पड़ोस की एक दुकान में पहुँचे और गोदाम की हुई बोरों की थप्पियों को अंधेरे में लांघते हुए दुकान के दरवाजे से भीड़ में घुसकर आगे निकल गए। गली के नुक्कड़ पर गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठाकर मुझे अब उसी थाने ले गए जिसमें आश्रय लेने के लिए सलाह सुपरिंटेंडेंट एलेक्जेंडर ने पहले दी थी। मैंने सुपरिंटेंडेंट एलेक्जेंडर को और खुफिया पुलिस के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस प्रकार जब एक तरफ से मुझे ले जाया जा रहा था, तब दूसरी तरफ सुपरिंटेंडेंट एलेक्जेंडर भीड़ से गाना गवा रहे थे। उस गीत का अनुवाद यह है: चलो हम गांधी को फांसी लटका दें,
इमली के उस पेड़ पर फांसी लटका दें। जब सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर को मेरे सही सलामत थाने पर पहुंच जाने की खबर मिली तो उन्होंने भीड़ से कहा, आपका शिकार तो इस दुकान में से सही सलामत निकल भागा है। भीड़ में किसी को गुस्सा आया, कोई हंसा, बहुतों ने इस बात को मानने से इनकार किया। इस पर सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर ने कहा, तो आप लोग अपने में से जिसे नियुक्त कर दें उसे मैं अंदर ले जाऊं और वह तलाश करके देख ले। अगर आप गांधी को ढूंढ निकालें तो मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा, न ढूंढ सके तो आपको बिखर जाना होगा। मुझे यह विश्वास तो है ही कि आप पारसी रुस्तम जी का मकान हरगिज़ नहीं जलाएंगे और न गांधी के स्त्री बच्चों को कष्ट पहुंचाएंगे। भीड़ ने प्रतिनिधि नियुक्त किए। उन्होंने तलाश के बाद उसे निराशाजनक समाचार सुनाए। जब सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर की सूझबूझ और चतुराई की प्रशंसा करते हुए पर मन ही मन कुछ गुस्सा होते हुए बिखर गए। उस समय के उपनिवेश मंत्री स्वर्गीय मिस्टर चैम्बरलेन के तार द्वारा सूचित किया गया कि मुझ पर हमला करने वालों पर मुकदमा चलाया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। मिस्टर एस्कम ने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे पहुंची हुई चोट के लिए खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, आप या तो मानेंगे ही कि आपका बाल भी बांका हो, तो मुझे उससे कभी खुशी नहीं हो सकती। आपने मिस्टर लाटन की सलाह मानकर तुरंत उतर जाने का साहस किया। आपको ऐसा करने का हक था, पर आपने मेरे संदेश को मान लिया होता तो यह दुखद घटना न घटती। अब अगर आप हमला करने वालों को पहचान सकें तो मैं उन्हें गिरफ्तार करवाने और उन पर मुकदमा चलाने को तैयार हूँ। मिस्टर चैम्बरलेन भी यही चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है। संभव है हमला करने वालों में से एक दो को मैं पहचान लूँ, पर उन्हें सज़ा दिलाने से मुझे क्या लाभ होगा। फिर मैं हमला करने वालों को दोषी भी नहीं मानता। उन्हें तो यह कहा गया है कि मैंने हिंदुस्तान में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहकर नेटाल के गोरों को बदनाम किया है। वह इस बात को मानकर गुस्सा हों, इसमें आश्चर्य क्या है। दोस्त तो बड़ों का है और मुझे कहने की इजाज़त दें तो आपका माना जाना चाहिए। आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते थे, पर आपने भी राइटर के तार को ठीक माना और यह कल्पना कर ली कि मैंने अतिशयोक्ति की होगी। मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है। जब वस्तु स्थिति प्रकट होगी और लोगों को पता चलेगा तो वे खुद पछताएंगे। तो आप मुझे यह बात लिख कर दे देंगे। मुझे मिस्टर चैम्बरलेन से इस आशय का तार भेजना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी में कुछ लिख कर दे दें। मेरी इच्छा यह है कि आप मिस्टर लाटन से और अपने दूसरे मित्रों से सलाह करके जो उचित जान पड़े सो करें। हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यदि आप हमला करने वालों पर मुकदमा नहीं चलाएंगे तो सब और शांति स्थापित करने में मुझे बहुत मदद मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा तो निश्चय ही बढ़ेगी। मैंने जवाब दिया, इस विषय में मेरे विचार पक्के हो चुके हैं। यह निश्चय समझिए कि मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है, इसलिए मैं आपको यही लिख कर दे देना चाहता हूँ। यह कहकर मैंने आवश्यक पत्र लिख कर दे दिया। शांति। हमले के 1 दिन बाद जब मैं मिस्टर एस्कम्ब से मिला तब मैं पुलिस थाने में ही था। रक्षा के लिए मेरे साथ 1-2 सिपाही रहते थे, पर दरअसल जब मुझे मिस्टर एस्कम्ब के पास ले जाया गया तब रक्षा की आवश्यकता रही नहीं थी। जिस दिन मैं जहाज़ से उतरा उसी दिन अर्थात पीला झंडा उतरने के बाद तुरंत नेटाल एडवर्टाइजर नामक पत्र का प्रतिनिधि मुझसे मिल गया था। उसने मुझसे कई प्रश्न पूछे थे और उनके उत्तर में मैं प्रत्येक आरोप का पूरा जवाब दे सका था। सर फिरोज शाह मेहता के प्रताप से उस समय मैंने हिंदुस्तान में एक भी भाषण बिना लिखे नहीं किया था। अपने उन सब भाषणों और लेखों का संग्रह तो मेरे पास था ही। मैंने यह सब उसे दिया और सिद्ध कर दिखाया कि मैंने हिंदुस्तान में ऐसी एक भी बात नहीं कही जो अधिक तीव्र शब्दों में दक्षिण अफ्रीका में ना कही हो। मैंने यह भी बता दिया कि कुरलैंड और नादरी के यात्रियों को लाने में मेरा हाथ बिल्कुल ना था। उनमें अधिकतर तो पुराने ही थे और बहुतेरे नेटाल में रहने वाले नहीं थे, बल्कि ट्रांसवाल जाने वाले थे। उन दिनों नेटाल में मंदी थी, ट्रांसवाल में बहुत अधिक कमाई होती थी। इस कारण अधिकतर हिंदुस्तानी वहीं जाना पसंद करते थे। इस खुलासे का और हमलावरों पर मुकदमा दायर करने से मेरे इनकार करने का इतना ज़्यादा असर पड़ा कि गोरे शर्मिंदा हुए।
समाचार पत्रों ने मुझे निर्दोष सिद्ध किया और हुल्लड़ करने वालों की निंदा की। इस प्रकार परिणाम में तो मुझे लाभ ही हुआ और मेरा लाभ मेरे कार्य का ही लाभ था। इससे भारतीय समाज की प्रतिष्ठा बढ़ी और मेरा मार्ग अधिक सरल हो गया। 3 या 4 दिन बाद मैं अपने घर गया और कुछ ही दिनों में व्यवस्थित रीति से अपना कामकाज करने लगा। इस घटना के कारण मेरी वकालत भी बढ़ गई। परंतु इस तरह यदि हिंदुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ी तो उनके प्रति गोरों का द्वेष भी बढ़ा। गोरों को विश्वास हो गया कि हिंदुस्तानियों में दृढ़तापूर्वक लड़ने की शक्ति है। फलतः उनका डर बढ़ गया। नेटाल की धारा सभा में 2 कानून पेश हुए जिससे हिंदुस्तानियों की कठिनाइयां बढ़ गईं। एक से भारतीय व्यापारियों के धंधे को नुकसान पहुंचा, दूसरे से हिंदुस्तानियों के आने जाने पर अंकुश लग गया। सौभाग्य से मताधिकार की लड़ाई के समय यह फैसला हो चुका था कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ हिंदुस्तानी के नाते कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। मतलब यह कि कानून में रंग भेद या जाति भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए ऊपर के दोनों कानून की भाषा को देखते हुए तो सब पर लागू होते जान पड़ते थे, पर उनका मूल उद्देश्य केवल हिंदुस्तानी कौम पर दबाव डालना था। इन कानूनों ने मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और हिंदुस्तानियों में जागृति भी बढ़ाई। हिंदुस्तानियों के ये कानून इस तरह समझा दिए गए कि इनकी बारीक से बारीक बातों से भी कोई हिंदुस्तानी अपरिचित न रह सके। हमने इनके अनुवाद भी प्रकाशित कर दिए। झगड़ा आखिर विलायत पहुंचा, पर कानून नामंजूर नहीं हुए। मेरे अधिकतर समय सार्वजनिक काम में ही बीतने लगा। मनसुख लाल नाजर मेरे साथ रहे। उनके नेटाल में होने की बात मैं ऊपर लिख चुका हूँ। वे सार्वजनिक काम में अधिक हाथ बटाने लगे, जिससे मेरा काम कुछ हल्का हो गया। मेरी अनुपस्थिति में सेठ आदम जी मियाँ खान ने अपने मंत्री पद को खूब सुशोभित किया था। उन्होंने सदस्य बढ़ाए थे और स्थानीय कांग्रेस के कोष में लगभग 1000 पाउंड की वृद्धि की थी। यात्रियों पर हुए हमले के कारण और उपयुक्त कारणों के कारण जो जागृति पैदा हुई, उससे मैंने इस वृद्धि में भी वृद्धि करने का विशेष प्रयत्न किया और कोष में लगभग 5000 पाउंड जमा हो गए। मेरे मन में लोभ यह था कि यदि कांग्रेस का अस्थायी कोष हो जाए, उसके लिए ज़मीन ले ली जाए और उसका भाड़ा आने लगे तो कांग्रेस निर्भय हो जाए। सार्वजनिक संस्था का यह मेरा पहला अनुभव था। मैंने अपना विचार साथियों के सामने रखा। उन्होंने उसका स्वागत किया। मकान खरीदे गए और वह भाड़े पर उठा दिए गए। उनके किराए से कांग्रेस का मासिक खर्च आसानी से चलने लगा। संपत्ति का सुदृढ़ ट्रस्ट बन गया। वह संपत्ति आज भी मौजूद है, पर अंदर ही अंदर वह आपसी कलह का कारण बन गई है और जायदाद का किराया आज अदालत में जमा होता है। यह दुखद घटना तो मेरे दक्षिण अफ्रीका छोड़ने के बाद घटी, पर सार्वजनिक संस्थाओं के लिए स्थायी कोष रखने के संबंध में मेरे विचार दक्षिण अफ्रीका में ही बदल चुके थे। अनेक सार्वजनिक संस्थाओं की उत्पत्ति और उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैं इस दृढ़ निश्चय पर पहुंचा हूं कि किसी भी सार्वजनिक संस्था को स्थायी कोष पर निभाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसमें उसकी नैतिक अधोगति का बीज छिपा रहता है। ये विचार दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह दिनों में दृढ़ हुए। 6 वर्षों की वह महान लड़ाई अस्थायी कोष के बिना चली, यद्यपि उसके लिए लाखों रुपयों की आवश्यकता थी। मुझे ऐसे अवसरों की याद है कि जब अगले दिन का खर्च कहाँ से आएगा, इसकी मुझे खबर ना होती थी। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।